एक प्रकार से ये एक बिजनेस बनता जा रहा है सरपंच जी के 5 लाख लगाओ और 25 लाख कमाओ का। नमस्कार, मेरा नाम है शरद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ढिंढोरा। पिछले कुछ समय से ढिंढोरा को हमने बंद कर दिया था, लेकिन अब नए रूप में नए विचार के साथ ढिंढोरा वापस आया है नई इस मुहिम लेके, जिसका नाम है पंचायतनामा। जिसमें जो नई लॉबी आई है पंचायतों में, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और ऐसे कुछ उदाहरण जो बैनर पोस्टरों पे हमें दिखे, उन्हीं को लेते हुए तो हम इसी की कड़ी में चल के आ गए हैं ग्राम दोंदवाड़ा में। खूबसूरत मंदिर हमारे सामने शिव जी का मंदिर है और राम जी की स्थापना होना बाकी है, तो आज इन्हीं के दर्शन के साथ हम अपनी हमारी नई मुहिम जो है पंचायतनामा, उसका शुभारंभ कर रहे हैं और यहाँ के सरपंच से बात करेंगे। और नमस्कार, हम बैठे हैं छेगांव माखन जनपद पंचायत के दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत में। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच साहब यशवंत पटेल, जो कि सरपंच संघ के अध्यक्ष भी है ब्लॉक के। तो आइए इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि कैसी इनकी पंचायत, क्योंकि पूर्व में इनकी श्रीमती जी भी पूर्व में मेरी पत्नी मंजूबाई यशवंत पटेल भी सरपंच थी। तो पिछला जो कार्यकाल था वो विगत 7 साल तक चला और उसमें जो विकास कार्य किए उन्हीं के आधार पे इस बार ये और ज़्यादा बहुमत से चुन के आए हैं। तो ये भी एक कारण है कि हमने पहला ही जो पंचायतनामा का इंटरव्यू है उनके लिए इन्हें उपयुक्त कैंडिडेट चुना कि पहले जो सरपंच होंगे वो हमारे यही होंगे। तो हमारा पहला ही इंटरव्यू है, तो इसके लिए और आपको सरपंच बनने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद आप सबका, जो इंटरव्यू के लिए आपने मेरी ग्राम पंचायत दोंदवाड़ा को चुना है और आप पत्रकारिता कर रहे हो। आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं। मेरी ग्राम पंचायत दोंदवाड़ा में पिछले वर्ष या पिछले कार्यकाल की बात करें तो मेरी पत्नी मंजूबाई यशवंत पटेल 2014 में सरपंच पद पर निर्वाचित हुई थी। वो 7 साल का कार्यकाल रहा जिसमें मेरी पत्नी सरपंच थी। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, जैसे प्लांटेशन किया है, वृक्षारोपण किया है, पेयजल कुल मनरेगा खोदा है, गांव में सीमेंट कांक्रीट रोड बनाए हैं। उसके साथ ही गांव में सीमेंट कांक्रीट रोड के साथ गांव में स्ट्रीट लाइट भी लगा चुके हैं। सारे काम बहुत अच्छे से किए थे, इसलिए जनता ने इस बार सरपंच चुनाव में मुझे 1000 वोट टोटल ग्राम दोंदवाड़ा में वोटिंग हुई थी, जिससे मुझे 700 वोट प्राप्त हुए हैं। जनता ने मेरे काम पर विश्वास जताया है और मैंने भी जनता के विश्वास पर ही काम किया था, पूर्व में भी और अब भी करूँगा। जैसा कि हमें बताया गया है कि हमें बताया जाता है कि हमेशा जब भी महिला सरपंच बनती है तो कहीं ना कहीं पंचायत में पुरुष का दखल रहता है, क्योंकि हमारा समाज पुरुष सत्तात्मक है। तो जैसा आपने कहा सहयोग करते थे, तो वो सहयोग कई बार हस्तक्षेप में बदल जाता है, तो वहाँ तक गया था कि हम पूछना चाहते हैं। नहीं, मेरे गांव में ऐसा रहा कि मेरी पत्नी पूरे काम देखती थी, मैं उनका क्या एक सहयोग करता था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे जो पत्नी का मेरी जो कार्यकाल रहा 7 साल का, उस 7 साल में गांव में सेम हेल्पलाइन शिकायत एक भी नहीं हुई। मतलब कुछ पंचायतें ऐसी होती है, जनपद पंचायतें खंडवा जिले की भी बात करें, जहाँ पर भी सरपंच बनने के बाद कुछ न कुछ अनगिनत बातें होती है, सरपंच पति दखल दे रहे हैं, सरपंच पति काम कर रहे हैं, ये कंडीशन में ये काम घटिया निर्माण हो रहा है, ये काम ऐसा हो रहा है। मेरे गांव ने मेरे काम की इतनी इज्जत की है, मेरी पत्नी की और हमारे काम की इतनी इज्जत की कि 7 साल में एक भी सेम हेल्पलाइन शिकायत नहीं हुई हमारे गाँव की। मतलब कि जो पिछला कार्यकाल रहा उसमें जो एक तो होता है कि पहले जब सरपंच बनते हैं तो उसमें हमारे सामाजिक छवि रहती है, हमारे घर की, परिवार की। फिर जब दोबारा हम चुन के आते हैं तो हमारे विकास योजनाओं पे लोगों की नज़र रहती है कि इन्होंने क्या करा, उसी से हमारी छवि तय होती है। तो जिस प्रकार से आप दोबारा चुन के आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे काम है जिनके आधार पे आप दोबारा चुन के आए? सबसे पहले देखा जाए, मेरी ग्राम पंचायत दोंदवाड़ा में गाँव में पानी की बहुत दिक्कत थी। पानी की इतनी दिक्कत थी कि लोग खरीद कर पानी पीते थे, 2500 रुपये सालाना। हर गरीब व्यक्ति भी पानी की बहुत समस्या थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, हर व्यक्ति पानी खरीद कर पीता था। जब मैं खुद भी खरीद कर पानी पी रहा था, सरपंच बनने के बाद स्थिति ऐसी हुई कि मैंने सोचा कि यार क्यों ना ऐसी व्यवस्था कुछ किया जाए कि हर व्यक्ति को पानी खरीदना ना पड़े, एक मासिक शुल्क जो हो पंचायत तय करे वो लोग दे और हर व्यक्ति घर अपना खुद का और अपने हक का पानी मिले।
मैंने इंजीनियर लोगों से बात की, जनपद सीओ साहब से बात की, रोजगार की अंटे से 5 लाख रुपए कुआं स्वीकृत कराया मैंने। 5 लाख का कुआं जैसे स्वीकृत हुआ, साहब बोले सरपंच साहब सब लोग बोलते हैं पानी पिला देंगे, कुआं खोद देंगे। मैंने बोला साहब मैं कुआं खोद के भी बताऊंगा और पानी पिला कर भी बताऊंगा। जब मैंने वो कुआं खोदा, 15 फीट पर कुएं में पानी निकला। गांव वाले बहुत खुश हुए, सरपंच साहब बहुत अच्छा। और मेरा मानना भी था कुआं भी खुदे तो कुआं बहुत बड़ा कुआं खुदे, क्योंकि मेरे गांव में जनसंख्या ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा लगती थी, इसलिए कुआं भी मैंने बड़ा कुआं खोदा है। मतलब 2 कुएं के बराबर एक कुआं खोदा है। 5 लाख रुपए में मनरेगा से कुआं लिया था। कुआं खोदा, फिर मैंने पहले प्लान कर लिया था, मैंने एक मेरे माइंड में प्लान सेट कर लिया था कि भाई पानी कुआं खोदेंगे, उसमें बोरिंग का पानी इकट्ठा करेंगे, बोरिंग का पानी इकट्ठा करेंगे, उसमें फिर एक 5 HP की मोटर डालेंगे, जिससे फिर पूरे गांव में पाइपलाइन करेंगे। पाइपलाइन करने के बाद हर व्यक्ति घर वाल लगा दिया जाएगा और हर व्यक्ति घर पानी पहुंचा दिया जाएगा। जब मैं पाइपलाइन डाल रहा था, कुछ लोगों का मानना भी था सरपंच साहब आप पाइप डाल रहे हो, पानी आएगा क्या? मैंने बोला भाई साहब आप नल तो लगाइए, आपके घर पानी जाएगा। कुआं खोदने के बाद जब पाइपलाइन डलने के बाद हर व्यक्ति को पानी मिला। गर्मी में मैं पानी की व्यवस्था कहीं से भी करता था और गाँव वालों घर गर्मी में पानी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी पिलाने के लिए ग्राम पंचायत कोई भी पानी देने वाला व्यक्ति लगाते हैं। मेरे पिताजी और मैंने, हम दोनों बाप बेटे ने मिलकर सुबह 4 बजे रात से कोई भी मजदूर काम करने न जाए, उसके पहले हम पानी 9 बजे तक, सुबह 4 बजे रात से सुबह 9 बजे तक हम नल लोगों को घर पहुंचा देते हैं। और उसका कोई शुल्क ग्राम पंचायत से नहीं लेते हैं, बस लोगों की सेवा की, हर काम में मदद की। सीमेंट कंक्रीट रोड भी पूरे हमने प्योर बालू रेत से बनाए। तरी में और मेरे पिताजी खुद करते थे। प्लांटेशन में भी हमने बहुत मेहनत की। इस तरह लोगों ने जब मेरा काम देखा तो देखा जाए पिछले चुनाव में मुझे 900 में से 450 वोट मिले थे। 5 कैंडिडेट मेरे सामने थे, मतलब मेरी पत्नी के सामने 5 कैंडिडेट थे टोटल। इस बार हम 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। 1000 वोट डाला, जिसमें 700 वोट मुझे जनता ने दिया। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतदान, जनता का विश्वास आप पर बढ़ा है। जनता का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जनता का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 1000 में 700 वोट मिलना, वो भी 7 साल सरपंच कंटिन्यू रहने के बाद, जनता और मेरे गांव में मेरे गांव वालों का बहुत बहुत सहयोग रहा। कार्य कराने में भी मैं जो भी कार्य करता था वो लोग भी मेरी मदद करते थे और बहुत अच्छा कार्य किया। और आगे भी मेरे गाँव के लिए मैं बहुत अच्छा करके जाऊँगा। जनता के विश्वास पे पूरा खरा उतरूँगा। जैसा कि आपने बताया कि विकास कार्यों के दम पे आप दूसरी बार चुन के आए हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि विकास कार्य आपका रिजल्ट होता है, जिसके अनुसार आप अगली कक्षा में, जैसे जिस प्रकार कोई बच्चा पास होने के बाद अगली कक्षा में अपने रिजल्ट के, अपने मार्क्स के दम पे जाता है, वैसे ही किसी भी सरपंच का दूसरी बार टिकना वो उसके लोकप्रियता और लोगों के लिए किए गए कामों पर निर्भर करता है। अब मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आप मुझे बताइए कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। आपने पढ़ाई कहाँ से करी है, शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है, और भी जिस प्रकार आपने कहा कि आपके पिताजी भी जो समाज सेवा में लगे हैं, तो आपका क्या बताइए। पूर्व में अगर बैकग्राउंड की बात करें, पूर्व में मेरे बड़े पापा सरपंच रहे, कंटिन्यू 6 साल रहे। जब वो सामान्य सीट थी तो कुछ न कुछ कार्यकाल बीच में 2-3 सरपंच साहिबान के कार्यकाल ऐसे गए कि पानी की व्यवस्था, सीमेंट का रोड की व्यवस्था, ये चीज़ें गांव में बेटर तरीके से नहीं थी। लोगों ने एक बार फिर मुझे सरपंच, पिछली बार मेरी पत्नी को बनाया। कहीं ना कहीं परिवार के तरीके से भी विश्वास जताया कि इनके बड़े पापा सरपंच थे, इन्होंने काम अच्छा किया था। इस तरह से वाइफ को भी चुनाव जिताने में गाँव लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। और वाइफ के कार्यकाल में फिर मेरे बड़े पापा ने जो कार्य किया था उसको मैं कहीं ऊंचाइयों पर लेके गया और मैंने बहुत अच्छे से काम किया। जनता ने इस बार भी मुझे सरपंच बनाया है। आपने बताया कि एक पुराना इतिहास भी आपका सरपंची में रहा है आपके बड़े पापा का, और आपकी मिसेज भी रही है और आप भी अब सरपंच हैं। ये एक सामान्य बात है कि जो सरपंच बनता है वो भारी खर्चा करके बनना पड़ता है, जिसमें कि लाखों रुपया लग जाता है। और मुझे पता है, और यहाँ गांव वालों ने भी बताया कि जो आपके सामने खड़े थे उन्होंने भी लाखों रुपए खर्च करा। तो जिस प्रकार से लाखों रुपए खर्च होता है, तो एक क्या सोच रहती है सरपंचों की, क्योंकि एक प्रकार से ये एक बिजनेस बनता जा रहा है सरपंची के 5 लाख लगाओ और 25 लाख कमाओ का। तो जिस प्रकार से विकास कार्य के आपने करे हैं, तो आप इस पे क्या सोचते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ तक सीमित कर सकता है अगर सरपंच अच्छा है तो? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने विकास कार्य करे, तो ये भी होगा कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उस पर भी लगाम लगाई होगी। तो सरपंच जो होता है वो तो 5 साल के लिए चुनता है, लेकिन सचिव होते हैं, रोजगार सहायक होते हैं, तो ये कई पैतरे हमें बता देते हैं कि किस प्रकार से पैसा निकलता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, आप शासन की योजनाओं की बात की जाए
अगर आप एक्टिव सरपंच हो और ग्राम के लिए काम करने वाले हो और भ्रष्टाचार की बात की जाए तो भ्रष्टाचार तो कोई मुद्दा नहीं है, ये तो सिर्फ कहने की बात है कि अरे भैया हमको तो यहाँ पैसा देना पड़ता है, हमको तो वहाँ देना पैसा पड़ता है। इस स्थिति में अगर मैंने जो कार्य किया है इनमें मेरा अधिकारियों को बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने देखा कि यार सरपंच साहब आप इतना अच्छा काम करते हो, और भ्रष्टाचार मैंने तो नहीं देखा कि मेरे कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार होता है। अगर सरपंच मन से काम करना चाहे, अगर मैंने कुआं 5 लाख का खोदा है जिससे हर व्यक्ति को पानी मिल रहा है, आपने देखा मैंने प्लांटेशन किया है, अगर इतने अच्छे प्लांटेशन हुआ है, अगर भ्रष्टाचार होता तो प्लांटेशन नहीं हो पाता। आपने मेरे गांव में, अभी आपको दिखाता हूँ मैं, सीमेंट कांक्रीट रोड भी दिखा दूंगा, प्योर बालू रेत से बने 7 साल हो गए, आज भी सीमेंट कांक्रीट रोड से एक गिट्टी भी नहीं निकली है। अगर भ्रष्टाचार का विजिट होता या कुछ ऑप्शन होता तो सीमेंट रोड तो उखड़ ही जाता। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे गांव सीमेंट कांक्रीट रोड, वृक्षारोपण है, पेयजल कूप भी 7 साल पुराना हो गया है। गांव में किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, हर व्यक्ति घर पानी चले जाता है। तो काम होता है, काम करने का मन होता है। ये तो लोग बहाने करते हैं, अरे भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरा ये सवाल था, शायद आप मेरे सवाल को सही से समझ नहीं पाए कि जो पद तक पहुंचने में प्रयास होते हैं उन प्रयासों में अर्थ का बहुत ही महत्व रहता है कि पैसा देना पड़ता है। कई बार ऐसा रहता है कि जनता खुद मांगती है आगे से। क्या सरपंच का चुनाव लड़ा है, चलो उम्मीदवारों के पास जाते हैं और आज का तो खर्चा निकल जाता है। तो क्या लोग, जनता भी इतना परेशान कर देती है कि सरपंच ना चाहते हुए भी उन गलत कामों को करने के लिए, उस पद पे जाने के लिए काम करता है? अब जनता की बात करें तो देखो, राजनीतिक क्षेत्र ऐसा हो गया है, बैनर लगाना है, बैनर पे फोटो लगाना है। राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, सब अपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना अपना काम करती है। सभी पार्टियां लगी हुई है, पद करे सरपंच की या पंच की भी, सबको ऐसा मन में रहता है हम तो सरपंच बन जाएंगे, लाखों रुपए कमा लेंगे, ये चीज़ें होती है। पर मेरा ये मानना है कि सरपंच बनना, लाखों रुपए लगा के सरपंच बनना, गांव के लिए काम क्या करोगे? और सरपंच बनना है तो पहले गांव के लिए सेवा करके दिखाओ, पहले तो करके दिखाओ। मैं सरपंच बना, पिछली बार भी रहा, इस बार भी रहा, इस बार भी चुनाव जीता हूँ। जनता ने सीधे मेरे काम को वोट दिया है। पैसे लगाने वाला व्यक्ति तो चुनाव हार चुका है मेरे सामने। ये आपकी एक उपलब्धि कि जो पैसे जिसने ज़्यादा लगाए जनता ने उसे नकार दिया। और जिस प्रकार से आपने विकास कार्यों की बात करी है कि अभी हम जाएंगे विषय और देखेंगे विषय कि किस प्रकार सड़क की बात हुई है, वृक्षारोपण की बात हुई है, फिर कुएं से जिस प्रकार पानी दे रहे हैं, तो जो टंकी बनती है गांव में जहां से पानी का वितरण होता है, तो वह टंकी अभी तक आई नहीं है। पानी की टंकी का टेंडर हमारे यहाँ हो चुका है, पानी की टंकी निर्माण कार्य भी हो चुका है। पर मैंने ये सोचा कि कुछ जगह टंकी बनाने में सबसे पहले पाइपलाइन खोद दी जाती थी, तो मैंने ये कहा भैया पानी लगभग हमारे गाँव में हर घर पहुँच रहा है, पानी पहुँच रहा है, तो आप पहले सबसे पहले टंकी निर्माण किया जाए। टंकी निर्माण किया जाए, इसके बाद आप नए सिरे से पूरी पाइपलाइन आपको डालने दी जाएगी। पहले टंकी का निर्माण किया जाए। टंकी का निर्माण पूरी तरीके से हो चुका है और कार्य चल रहा है। मैं आपको थोड़ा बड़ा एरिया में लेके जाता हूँ। आप सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हाल ही में निर्विरोध चुने गए हैं, जो कि ब्लॉक के स्तर पे है, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी आगे के लिए? अब मेरा ये मानना है कि सरपंच संघ हमारे यहाँ छेगांव महान ब्लॉक में टोटल 59 पंचायतें हैं। 59 पंचायतों में एक सरपंच संघ का ब्लॉक अध्यक्ष होता है। वहाँ पर भी लोगों ने मुझे निर्विरोध सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया है। मैंने ये बात कही वहाँ पर भी कि भाइयों देखो, सरपंच संगठन एक हमारी एकता होती है। और कुछ लोगों ने भी कहा भाई साहब आपका 7 साल का कार्यकाल रहा, आपकी पत्नी सरपंच थी, आपने सब कुछ देखा है, आपको पूरा नॉलेज भी है। इस कंडीशन में फिर कुछ लोगों ने कहा भाई हमें बना दो, हमारे पास LLB की डिग्री, हम वकील हैं। पर कुछ लोगों ने भी कहा कि यार अनुभव डिग्री के आगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनको अनुभव है, इसलिए ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष मुझे निर्विरोध बनाया गया। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह मैंने काम किया है पूरी 59 पंचायतों में लोगों से मिलता हूँ मैं, सरपंच मुझसे पूछते हुए कि भाई साहब स्ट्रीट लाइट जैसे आपके गाँव में लगी है तो हमारे गाँव में भी लगाना है। तो मेरा भी उनसे यही मानना है कि भाई सबसे पहले स्ट्रीट लाइट, पानी, जो मूलभूत सुविधा हैं वो लोगों को दी जाए। सबसे मेन, अगर आप सरपंच आज बने हो तो भविष्य में आप आपके क्षेत्र में जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, और आप विधायक भी बन सकते हो, सांसद भी बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो। नेता कौन बनता है? आप लोगों के बीच में से जाकर कोई नेता बनता है। एक अंडी सरपंच जनता के बीच में, जैसे जनता ने मेरे लिए विश्वास रखा है और आप लोगों ने 59 पंचायतों के लोगों ने भी मुझ पर विश्वास जताया और आपका अध्यक्ष बनाया है, तो इसी तरह मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा और मैं आपको सपोर्ट पूरा करूँगा। जिस स्थिति में मेरे गांव में काम हुआ है, मेरे ग्राम पंचायत में, वह स्तर हर ग्राम पंचायत में हो। छेगांव मगन के 59 पंचायतों में हर जगह पौधारोपण हो, हर जगह स्ट्रीट लाइट लगे, हर ग्राम पंचायत लोगों को पानी मिले। मेरी मेन प्राथमिकता है कि पूरे छेगांव मगन ब्लॉक का विकास किया जाए। सरपंच संघ अध्यक्ष बनने के नाते छेगांव मगन जो सरपंच ने मुझ पर विश्वास जताया है
मैं चाहता हूँ कि सभी सरपंचों गांव में मेरे गांव जैसा विकास कार्य किया जाए और दोबारा सरपंच बने, जिला पंचायत सदस्य बने, जिला अध्यक्ष बन जाए। जहाँ तक कोई अगर एसटी का सरपंच है, विधायक बनना चाहे तो उसके कार्य को देखकर लोग उसको विधायक बना दें। ये आपने विधायक तक की बात कही। और सरपंच संघ, लोक सरपंच संघ का एक जो पद है अध्यक्ष का, वो भी एक कहा जाए बड़ा पद है। यहाँ से हर सरपंच उस वहाँ तक जाना भी मुश्किल है। आप दूसरी बार चुन के आए हैं, आपके विकास कार्यों में दम है। आपने कहा एलएलबी की डिग्री और जिस प्रकार ग्रेजुएशन की बड़ी बड़ी डिग्रियाँ आपके सामने थी, लेकिन आपका अनुभव, आपका काम आपको आगे लाया। कहीं ना कहीं मैं आपसे मिलके ये और आपके पंचायत को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि छेगांव माखन की सबसे सफल पंचायतों में दोंदवाड़ा आती है, जहाँ पे लगातार पिछली बार भी आपके घर से ही सरपंच रहे, आपके मिसेस रहे। और आप ये बार बार ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर विधायक का चुनाव होता है, सांसद का तो एक पर्टिकुलर एक पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाता है, वहाँ पे एक पूरी लॉबी कार्य करती है। लेकिन जो सरपंच होता है वो अपने दम की छवि पे, अपने दम पर जीतता है। वो खुद के दम पर ही दूसरी बार, एक बार तो बन सकता है लेकिन दूसरी बार बनना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये हर किसी के लिए सतत रूप से जारी रहे जरूरी नहीं है, क्योंकि जनता का मूड बदलता रहता है। हम देखते हैं घर में, परिवारों में ही एकता नहीं रहती है। पूरे गांव को एक करके रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो गांव को एक करने के लिए आपको क्या क्या, क्योंकि देखिए हमेशा तो हर वर्ग आपसे खुश नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ होता है और फिर वो बोल देते हैं अरे यार सरपंच साहब से जम नहीं रही है, अरे यार ये हो रहा है। दूसरी चीज़ एक ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ही आप सरपंच जीतते हैं उसके बाद थोड़ा सा भी आप थोड़ा प्रिविलेज, थोड़ा सा अच्छे से रहने लगते, बोलते हैं अरे सरपंच जी चल रही है। तो उस पर आपका क्या कहना है? लोग कैसा आपको देखते हैं, किस रूप में देखते अब मेरा एक कहना है इस बात को लेकर, जनता ने आपको सरपंच तो बना दिया है, हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते, पर सरपंच जी का एक निचले लेवल का एक हिस्सा होता है जो एक सरपंच जनता के बीच में जाकर वो बात नहीं करता है। जैसे कि अपन बात करें काम की, अगर मुझे कई लोगों ने बोला कि भैया यहाँ सीमेंट कांक्रीट रोड बनाना है, तो मैं उनको फिर शासन की योजनाएं बताता हूँ। भाई साहब, अपने यहाँ इस बार 14 वित्त या 15 वित्त का 2 लाख रुपये आया है, पर उस पैसे के शासन ने गाइडलाइन बना दी है कि उससे 50,000 आपको पानी पे खर्च करना है, 20,000 आपको साफ सफाई पे खर्च करना है, और बाकी जो पैसा बचा है उसको सीमेंट कांक्रीट रोड बनाना है। हैं? लेकिन सरपंच साहब, मैं आपको यहाँ काटूंगा इसलिए क्योंकि देखिए, आप जिस प्रकार बता रहे हैं कि मैं उनको योजना बता देता हूँ, आपकी लाचारी आप बता देते हैं, लेकिन क्या है कि कई बार अशिक्षित लोग भी होते हैं पंचायतों में। अब उनके दिमाग में बैठा हुआ है सरपंच हमने बनाया तो हमारे तो सामने की सड़क बननी चाहिए, हमारे गली में तो नाली होनी चाहिए, वो भी उनका अधिकार भी है। लेकिन जब आप उनको समझाते हैं, वो काम में देरी होती है तो उनकी नाराजगी जाहिर होती है, फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखो, नाराजगी जाहिर होती है उन लोगों को पता है। मैं पिछला कार्यकाल भी बताता हूँ, मेरी पत्नी सरपंच थी, उससे पहले वाला भी, कि इससे पहले अपने गांव की स्थिति क्या थी। आप रोड को अगर देखा जाए तो इंदौर रोड से लेकर नाले तक आप पूरे रोड नाप लीजिए तो मेरी पत्नी के कार्यकाल में कितने रोड बने हैं। तो लोग बोलते सही बात, ऐसा सरपंच हमने नहीं देखा, इतने रोड किसी ने नहीं बनाया। मैंने बोला जब मेरे पत्नी के कार्यकाल में इतना कार्य हुआ है, आज आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मानिए 5 साल 7 साल में इतना कार्य हुआ, तो इस 5 साल में आपको मैं एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतने रोड, आप जो काम बोले हो सारे काम करा के दूंगा। अब हम अपने अंतिम चरणों में जा रहे हैं इस साक्षात्कार के, तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तक तो आपने पिछले कार्यों को देखते हुए आप चुने गए हैं, अब आगे की आपकी योजना क्या है और गांव के लेके आपका क्या विज़न है? देखो, गांव को लेकर मेरा एक विजन ये है कि मैं जिस ग्राम पंचायत में अभी सरपंच हूँ, यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने आप एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें संपत्ति कर हम लगा सकते हैं। तो संपत्ति कर लगाने के लिए मेरे यहाँ इस ग्राम पंचायत लगभग 10 फैक्ट्रियाँ है जो व्यापार कर रही है, तो उन लोगों से संपत्ति कर लूँगा मैं। संपत्ति कर, जिस प्रकार आप कह रहे हैं संपत्ति कर लेंगे और इंडस्ट्रियल एरिया है और उद्योग लगे हुए हैं, तो वो देंगे? क्योंकि कई बार होता है कि पंचायत एक बहुत ही छोटी इकाई होती है और वहाँ ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल लोग, तो फिर क्योंकि गांव में मैंने देखा है कि गांव की जो इनकम रहती है वो मकान टैक्स होता है, जल कर होता है प्रकार के, लेकिन वो ले नहीं पाते हैं और फिर आपको सुविधाएं भी देनी है और आपको फिर खर्चा कैसे चलता है पंचायत का? अब देखो बात यह है कि 10 फैक्ट्रियाँ है, अगर संपत्ति कर ली जाए तो कम से कम कंडीशन माने 2 से 3 लाख रुपए संपत्ति कर आ जाएगा। अब संपत्ति कर आने से ग्राम की जनता से भी संपत्ति कर, मतलब संपत्ति कर के साथ साथ नल जल कर भी लिया जाएगा, स्वच्छता कर लिया जाएगा। तो अगर पूरे साल भर में 3 लाख रुपए भी पंचायत की इनकम होती है, जिससे पानी और बिजली की व्यवस्था, लाइट, ये बिल भरने की व्यवस्था, सारी चीज़ें हो जाएगी। और कुछ चीज़ें ये अगर कर देते हैं, संपत्ति कर देते नहीं, मैं लूँगा, देते की नहीं बात करेंगे अपन। देते हैं तो मतलब ये हो जाएगा कि वो तो अनुदान ले रहे हैं अपन, लेकिन ये तो पंचायत का अधिकार भी कि उनसे कर लें। पंचायत संपत्ति कर लेना पंचायत का अधिकार है और हम वो लेंगे। और उससे हमारे गांव में जो स्कूल बिल्डिंगें है
उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निकल मैंने मेरे माइंड में सोच के रखा है कि कुछ लोग अपने बच्चों को शहर खंडवा स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो कुछ ऐसी सोच बना के रखी है कि अभी 1 साल में ना हो पर 2 साल में हो। मेरे यहाँ 2 स्कूल हैं, मिडिल और प्राइमरी 2 स्कूल हैं। मैं उनका इतना हाईटेक करना चाहता हूँ कि वो मैंने प्लान बना लिया है। अब लोगों से बात, आपके मन में है वो वो प्लान? प्लान मन में है। वो जब आएगा आएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तक क्या संपत्ति कर लिया जा रहा था इन उद्योगों से? आजकल के तो लगे हुए नहीं है। नहीं, इससे पहले संपत्ति कर का कोई दिशा निर्देश नहीं था। दिशा निर्देश इसी साल गवर्नमेंट ने जारी किया है कि इन लोगों को संपत्ति कर लेना है। बाकी ये जो कर देते थे वो तहसीलदार महोदय को देते थे, ग्राम पंचायत को नहीं। अब ग्राम पंचायत को हेड ओवर हो गए हैं वो सब कर, तो अब ग्राम पंचायत उनको लेगी, और जिससे कि एक अच्छी इनकम पंचायत की होगी। अगर हम बात करें कि गांव में ही कर लेने की, तो जब गांव में कर लेने जाते हैं तो डर ये लगता है कि आज इनसे वोट लिया है, अब उनसे कर भी लेंगे तो कल को ये वोट देना बंद नहीं कर दे हमें। कल को हम, अब जैसे हमारी सरकार ने गिरा दे हमारे सरपंची की, पंचायती की, तो ये एक चुनौती नहीं है? और फिर एक गांव के लोग भी इतने समझदार होना चाहिए कि हम जब कर दे रहे हैं तो हमें सुविधाएं भी मिल रही है। देखो, रही बात कर की, अगर सुविधा मिल रही है तो कर तो देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि ग्राम पंचायत अगर नल जल चला रही है तो ग्राम पंचायत ही नल जल का बिल भी भरेंगे। तो समस्या यहाँ पर ये आ जाएगी, अगर नल जल का बिल और स्टेट लाइट का बिल 20,000 रुपये मंथली आ रहा है या 15,000 आ रहा है, तो 15,000 रुपये नहीं भरे हमने कंटिन्यू 1 साल नहीं भरा, तो बिजली विभाग अगर दोनों की लाइन काट दी जाएगी तब उन लोगों को पता ही चलेगा भैया कर नहीं भरे इसलिए लाइट काट दी गई है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि पिछली बार क्या हुआ था कि कई पंचायतों के बिजली कनेक्शन काट दिए थे, जिसमें कि भारी पंचायतें थी और कई लाखों रुपए का बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था। पंचायतों के बिजली कनेक्शन काट दिए थे, जिसमें कि भारी पंचायतें थी और कई लाखों रुपए का बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था। बिजली के जो बिल थे वो नहीं जमा हो पाए थे, और आपने भी बताया कि ये बहुत ही समस्या बनी हुई है अभी भी। धीरे धीरे सुधार इसमें होगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन क्या अभी हम उस जागरूकता के लेवल तक नहीं पहुंचे जनता के स्तर पे भी? क्या जनता, हम कोई भी चीज़ लेते, सुविधाएं लेते तो उसके लिए पैसा देते हैं हम। बड़े उसको देखे तो जैसे जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, हमें अच्छी सर्विस चाहिए तो हम टैक्स देंगे। तो वैसा ही पंचायत अगर अच्छी सर्विस दे रही है तो क्या जनता को ये सोचना चाहिए कि हमें भी ईमानदारी से कर देना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छी सुविधाएं मिले? ये बात अपन करना चाहेंगे। अगर ऐसी मेरी ग्राम पंचायत है, यहाँ अगर लोग भी सोचेंगे जैसा मैं सोच रहा हूँ, पॉजिटिव सोच रहा हूँ, ऐसे लोग अगर सोचेंगे तो मानना चाहूँगा कि खंडवा जिले की क्या मध्य प्रदेश की सबसे बहुत अच्छी ग्राम पंचायत में 5 सालों कि में। ये जो पंचायत है ये आपके जनपद मुख्यालय से भी जुड़ी हुई पंचायत है और जिला मुख्यालय से भी, वो खंडवा से आती है तो पहली पंचायत छेगांव माखन जाने के लिए यही पड़ती है, तो और रोड पे ही है, तो ये विकास यहाँ पे हुआ। बाकी आपके 59 पंचायतों के आप अध्यक्ष हैं अब, क्या आप कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक पंचायत को विकास के जो पहिया है उसको घुमाया जाए और उसका विकास किया जाए? विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब आज हम खाना मिल रहा है तो फिर आगे और कुछ की सोचेंगे, उसके बारे में आप क्या? मेरा तो ये कहना है कि सभी लोगों से मैं जब भी बात करता हूँ जो नए निर्वाचित सरपंच हुए, वो लोग बोलते हैं भाई साहब बताइए आपने ये काम कैसे कर लिया। मैं उनको पूरी तरीके से 100% कोऑपरेट करता हूँ। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, कई लोगों ने, सरपंचों ने और जनपद सदस्यों ने अपने अपने घोषणा पत्र, अपीलें निकाली हैं। अब कई बातें ऐसी कर जाते हैं कि जो पंचायत के क्षेत्राधिकार में भी नहीं होती है, लेकिन और कुछ बातें ऐसी भी होती है कि पंचायत कर तो सकती है लेकिन फंड नहीं रहता है और फिर वादे पूरे नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई वादा आपको लगता है कि आपने करा है? नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया है। मेरे जनता ने तो मेरे काम को ही वोट दिया है। जो मैंने काम किया है, मेरे काम को एक तरफी वोटिंग की है जनता ने। वादा करने की तो बात ही नहीं एकदम। मैंने तो साक्षात, मेरी वाइफ सरपंच, मेरी पत्नी सरपंच रही कंटिन्यू 7 साल। लोगों ने हमारे पूरा काम देखा है। वादे करने की जरूरत नहीं। जो वादे कर रहे थे उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया। लोगों ने कहा कि भाई सरपंच तो ये है जो हम सामने देख रहे हैं, वादे को क्या करें। वादे नहीं, विकास ही करवा के। और मैंने बैनर पे भी लिखा था, वादा नहीं विकास करेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे। और इसी को लोगों ने अपना लिया और आपको भारी मतों से विजयी बनाया। तो हमारे साथ मौजूद थे यशवंत पटेल जी, वो जो दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, ये राजी हुए हमारे कैमरे पे आके हमें साक्षात्कार देने के लिए, और पंचायत नामा के पहला वीडियो हमारा सफल हुआ, और इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा कार्य है जो ग्राम पंचायतों में सरपंचों से रूबरू हो रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। मैं भी इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को। अब हम खड़े हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बना
ग्राम पंचायत दोंदवाड़ा द्वारा जनपद पंचायत छेगांव माखन वृक्षारोपण कार्य। यह लागत आई है इसके अंदर 5,35,000 की और कार्य की समय सीमा है 5 वर्ष। तो सरपंच साहब से बात करेंगे और क्या क्या चुनौतियाँ आई। इन्होंने बताया पथरीला इलाका था, किस प्रकार इन्होंने जाम के पेड़, जामुन के पेड़ और इन सब पेड़ों को लगाने में क्या क्या चुनौतियाँ आई और सिंचाई में क्या चुनौतियाँ आई, जिस प्रकार बताए थे। तो उन्हीं की ज़ुबानी हम चाहते हैं कि वही बताएं अच्छे से। मैं यशवंत पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत दोंदवाड़ा। इससे पूर्व 2014 में मेरी पत्नी मंजू भाई यशवंत पटेल सरपंच। मैं यशवंत पटेल अभी वर्तमान में सरपंच पद पर निर्वाचित हुआ हूँ और ये जो वृक्षारोपण लगा था तब मेरी पत्नी मंजू भाई यशवंत पटेल 2014 में सरपंच निर्वाचित हुई थी। पत्नी, मैं और मेरे पापा जी, हम पूरे परिवार ने मिलकर ये वृक्षारोपण किया है। जो 2017 में वृक्षारोपण किया था, 5 साल की अवधि थी, 5,35,000 रुपये उसकी लागत थी, जिससे ये बहुत पथरीला इलाका है। आइए मैं आपको सारे पौधे सब कुछ बताता हूँ। अब ये माइक मैं आपको दे देता हूँ, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ये पौधा देखिए, ये नीम का पौधा है। यहाँ पर हम लोगों ने 700 पौधे लगाए, जिसमें एक करंज का पौधा है, ये जामुन का पौधा है। ये करंज जिसको पानी कम लगता है और छांव बहुत अधिक देता है और इससे ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह जामुन के पौधे भी लगे हैं। ये जाम के पौधे लगे हैं, ये करंज के पौधे लगे हैं। ये नीम के पौधे तो आप पौधे नहीं बोलते हुए इसको बोले कि वृक्ष बन गए हैं। नीम के पौधे तो वृक्ष बन गए हैं, बहुत बड़ा आकार ले लिया है। इस 5 साल की हमारी मेहनत ने जो हमने पेड़ लगाए थे छोटे, वो अब बड़े वृक्ष बन गए हैं। ये आप देखिए, इस कदर ये वृक्ष देखिए, ये पौधे कितने बड़े विशाल वृक्ष का रूप इस 5 साल में ले लिया है। बहुत मेहनत की है मैंने, मेरे पिताजी ने पानी दिया है, पाइप उठा कर सब पौधों को पानी दिया है। हर गर्मी में नाले से मिट्टी लाते थे। ये बहुत पथरीला इलाका है, यहाँ पौधे लगना। जब ये जगह का चयन हुआ था तो अधिकारी अमले से बात हुई, उन्होंने कहा सरपंच जी यहाँ पौधे मत लगाइए, यहाँ पर तो बहुत पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर तो वृक्षारोपण सक्सेस नहीं होगा। फिर मैंने कहा सर, अगर कोई काम करने की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी भी जगह पर कोई भी काम किया जा सकता है। और इसी तरह मैंने 625 पौधे लगाए थे और आज देखिए पूरे पौधे पेड़ बन गए हैं। मेरा एक सवाल था इसी के बीच में, जैसे कि पौधे तो अब पेड़ बन गए, इनके रख रखाव के लिए कुछ निधि मिलती है? हाँ, इनके रख रखाव के लिए शासन ने निधि 5,35,000 पूरी योजना थी, जिसमें पौधों के पैसे से लगाकर गड्ढे करने के पौधे, पानी देने के लिए पैसे और सारी चीज़ें मनरेगा में मजदूरी से दिया गया था। प्लांटेशन के लिए तो पैसा दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो रख रखाव है? नहीं, प्लांटेशन 5 साल का था, मतलब पौधे लाना, मिट्टी लाना, उनको पानी भी देना, 5 साल की योजना थी। 5 साल की योजना के बाद अब पौधों की देखरेख हम स्वयं कर रहे हैं। वो गांव के हित के लिए कि पौधे ऑक्सीजन दे। हमारे गांव में एक भी जामुन का पौधा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ 200 पौधे जामुन के लगाए हैं और पूरे 200 पौधे जीवित हैं जामुन के। जैसे गांव की जनता को मैंने कई बार देखा है कि 60 रुपये किलो भी जामुन खरीद के लानी पड़ती थी मार्केट से। अब जब इन पौधों पर फल आएंगे तो पूरे गाँव की जनता को जामुन भी यहीं से खाने को मिलेगी और ग्राम पंचायत की पौधों के जरिए आय भी बढ़ेगी। ये ज़मीन पूरी पत्थर है, पूरा एरिया पथरीली ज़मीन का है, फिर भी यहाँ 600 पौधे लगाए हमने और पूरी जीवित है। आपको मैं एक पोकलेन मशीन से गड्ढा किया तो हमने पौधों को पानी देने के लिए, वो भी दिखाता हूँ। 18 फीट तक ज़मीन में कोई मिट्टी नहीं है। ये देने के लिए हमने गड्ढा किया था पोकलेन मशीन से, इसको 18 फीट गहरा किया है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मिट्टी नहीं है। ये प्लांटेशन पीछे है और जो पौधा लगाए हमने यहाँ पर 18 फीट तक हमने ज़मीन खोदी थी पानी देने के लिए, मिट्टी थोड़ी सी भी नहीं है। आप सोचिए, इतनी पथरीली ज़मीन पर, इतना हार्ट स्टेडा ज़मीन पर 600 पौधे जीवित करना, 5 साल कंटिन्यू उनकी सेवा करना और ये बगीचा पूरा 600 पौधे पूरे पेड़ बन गए हैं। तो ये एक उपलब्धि है आपकी। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जितनी ग्राम पंचायतें हैं, अगर सरपंच अपने मन में बना ले कि मुझे मेरे गाँव में मेरे कार्यकाल में 5 साल में अगर 600 पौधे भी लगा के चले जाए। हम जो बोल रहे हैं गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, बारिश समय पर नहीं हो रही है, ये चीज़ों से मुक्ति मिल जाए हमें, बारिश भी समय पर हो और लोगों को छाँव भी मिले। और पौधे ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो औषधि का काम भी करे, जैसे अपन ने वहाँ नींबू के पौधे भी लगा दिए हैं।
मैं कुछ पौधे अभी इसमें मीठे नीम के और फूल वाले पौधे भी लगाना चाहता हूँ। ये जैसा कुआं आपने बताया यहीं से पानी सप्लाई होता है। ये कुआं भी हमने मेरी पत्नी सरपंच थी पूर्व में, तब गांव में पानी पीने की बहुत समस्या होती थी। गांव लोग सब पानी खरीद कर पीते थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए कि हर व्यक्ति घर पानी पहुंचाया जाए। मैंने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से 5 लाख का कुआं स्वीकृत कराया और इसी में पाइपलाइन डाली, पूरे गाँव में मोटर डाल दी और हर व्यक्ति घर नल पहुँचा दिया है। मतलब शासन आज सोच रही है। मैंने मेरे कार्यकाल में यहाँ तक कि मैं भी खुद भी खरीद कर पानी पीता था। मैंने सोचा कि यार गांव के लिए क्यों ना कुछ अच्छा कार्य किया जाए। मैंने रोजगार गारंटी से कुआं खोदा समाज है। हित में आपने इस कुएं को दे दिया, समाज सेवा करी। समाज सेवा पूरे गांव के लिए, कोई विशेष समाज रूप नहीं, पूरे गांव के लिए। मतलब गांव में जितने भी लोग जनता है सबके लिए कुआं खोदा है। सब इस कुएं से पूरे गांव को पानी पहुँचता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसे ही कामों का कारण है कि आपको और ज़्यादा बहुमत के साथ दूसरी बार चुना गया। हाँ, यही हुआ कि इस बार भी, पिछली बार जब मेरी पत्नी सरपंच थी, टोटल 900 वोट डली थी, उसमें से मुझे 450 वोट मिले थे और इस बार 1000 वोट डले, उसमें मुझे 700 वोट मिले हैं। मतलब जनता ने मेरे काम पर बहुत विश्वास जताया है और उसी तरह पूर्ण बहुमत से मुझे ग्राम की जनता ने वापस से सरपंच बनाया। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर दिल से कोई काम किया जाता है, ईमानदारी से किया जाता है, तो जनता भी उसका पूरा फल देती है। कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो हर नेता की बात करता हूँ, कोई नेता हो, मंत्री हो, अगर तुमने दिल से गाँव के लिए कार्य किया है और अपना मन लगाकर कार्य किया है तो जनता जरूर आपके साथ रहेगी और जो काम करता है जनता उसी को वोट करती है। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमको वो पूरे गांव का टूर कराया, वृक्षारोपण जिस प्रकार से आपने कराया वो बताया, आपने कुआं बताया, पेयजल। गांव में पूरी स्ट्रीट लाइट भी लगी है, गांव में सीमेंट का रोड भी बने हैं। आज मौसम ख़राब है, वरना हम सब देख कर जाते हैं और कभी आएंगे और फिर उसके बाद एक बार फिर से पूरे गांव का टूर हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।